दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा वीक लग रहा है इस समय, क्योंकि ये इसने 27 के मजबूत सपोर्ट को तोड़ दिया है और आने वाले समय हो सकता है कि इसमें थोड़ी गिरावट और हो। फिलहाल आप देख सकते हो कि आईपीओ प्राइस से नीचे आ गया। अब इसके जो पीछे सबसे बड़ी वजह है कि बाजार में लगातार गिरावट जारी है और बहुत ज़्यादा वीक सिग्नल निकल के आ रहे हैं। इसके बीच में एक अच्छी गुड न्यूज निकल के आई है आज। एफआई की तरफ से बहुत दिन के बाद अच्छी खरीदारी की गई है, जो इशारा है कि हो सकता है कि आने वाले समय एफआई में बाजार में लौट आए तो फिर पॉजिटिव माहौल बन सकता है। यहाँ पे आईआरएफसी की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी गई है कि उन्होंने क्वार्टर 4 की तैयारी कर ली है और इसीलिए ट्रेडिंग विंडोज़ की यहाँ पे अनाउंसमेंट की गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा भी एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। एक्सचेंज की तरफ से इन्होंने एक और बड़ी जानकारी दी है। क्या है वो जानकारी, उसको जानने की कोशिश करेंगे। और क्या इस समय हमें आईआरएफसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इस गिरावट का क्या फ़ायदा उठाना चाहिए, या फिर इस समय आईआरएफसी से निकल जाना चाहिए। वैसे अगर आप देखें तो बजट के पहले स्टॉक रॉकेट की गति से दौड़ा था। जो 20 रुपीज़ के आसपास स्टॉक था वो 37 तक चला गया, लोगों को ज़बरदस्त रिटर्न दे गया, लेकिन उसके बाद में लगातार गिरावट जारी है। और आपको पता होगा तो मैंने 32 के ऊपर जाते ही इसको प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी थी और एक बार नहीं, मैंने कम से कम 3 से 4 वीडियो बनाए, लगातार बोला कि आपको इस समय प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। कुछ लोगों ने बात मान के प्रॉफिट बुकिंग की है, वो इस समय बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि स्टॉक फिर से नीचे आ गया। और कोई भी स्टॉक की प्रगति ऐसी है, लगातार कोई भी दौड़ता नहीं है, जैसे ही माहौल थोड़ा सा बिगड़ता है प्रॉफिट बुकिंग हावी हो जाती है, स्टॉक फिर नीचे आ जाता है। और इसीलिए अगर आपको प्रॉफिट समय पे कमाना है तो प्रॉफिट बुक करनी ही होगी और ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके साथ में निचले लेवल से स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी चाहिए। जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करते हो स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए आपको, चाहे वो अपने हिसाब से 5% का लगाए या फिर 7-8% का लगाए जरूर, क्योंकि ज़्यादा गिरावट की संभावना बनती है, फिर लॉस ज़्यादा हो जाता है। अब यहाँ पे अगर हम बाजार की बात करें तो आज निगेटिव वातावरण था, भले ही एफआई ने खरीदारी की हो, लेकिन सभी इंडेक्स के अंदर गिरावट थी। निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो 0.16% की गिरावट थी, 16,958 के आसपास आ गया निफ्टी 50। निफ्टी मिड कैप की बात करें तो यहाँ पे 0.35% की गिरावट थी, थोड़ी ज़्यादा थी निफ्टी। अब यहाँ पे स्मॉल कैप की बात करें तो 0.81% की गिरावट थी, यानी मिड कैप से ज़्यादा गिरावट थी। तो स्मॉल कैप की लगातार पिटाई हो रही है और नतीजा ये है कि देख सकते हो कि आईआरएफसी में गिरावट देखने को मिली। आज सेक्टरल इंडेक्स में सभी गिरावट थी, सिर्फ बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस में ही पॉजिटिव माहौल देखने को मिला। ओवरऑल देखें तो सभी जगह पे काफ़ी ज़्यादा गिरावट हावी थी। अब यहाँ पे बाजार के लिए जो अच्छी खबर निकल कर आई है कि बहुत दिन के बाद आज एफआई ने बाजार में खरीदारी की है। आप देख सकते हो कि आज एफआई ने 1531 रुपीज़ की खरीदारी की है और ये काफ़ी ज़्यादा शुभ संकेत है। अगर आप देखें पूरे मार्च महीने की तो सिर्फ 22 मार्च को उन्होंने 61 रुपीज़ की मामूली सी खरीदारी की थी, बाकी पूरे मार्च महीने में सिर्फ वो बिकवाल थे। और आज उन्होंने 1500 करोड़ की खरीदारी की है, जो एक तरह से देख सकते हैं कि आने वाले समय कुछ पॉजिटिव माहौल बना सकता है। आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 26 पर हुई, यानी शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग 25.90 की थी कल की। 25.40 का लो बना और हाई वही था 26 का, अंत में क्लोजिंग 25.60 पर नीचे की तरफ ही क्लोजिंग है 1.16% की गिरावट के साथ में। तो वीक लग रहा है स्टॉक इस समय। पिछले एक साल के हिसाब से स्टॉक अभी भी 18% का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। 21 के आसपास स्टॉक था एक साल पहले। अगर हम बात करें 6 मंथ की तो 19% का अभी भी इसमें रिटर्न पॉजिटिव मिल रहा है, तब भी 21 के आसपास ही स्टॉक था 29 सितंबर को। लेकिन 1 मंथ के हिसाब से जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको इस समय 6% का निगेटिव रिटर्न मिल रहा है। 27 का स्टॉक इस समय 25 के आसपास है। सिर्फ 5 डेज की भी बात करें तो 5% की गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। अभी जो गिरावट इसके पीछे सबसे जो बड़ी वजह है कि बाजार में लगातार गिरावट जारी है। बीएसई सेंसेक्स अपने ऊपरी लेवल से अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। करीब 6000 पॉइंट की गिरावट बीएसई सेंसेक्स में भी हो चुकी है। और अगर आप ये नज़रिया देखें इसका तो आप देख सकते हो कि 12 अक्टूबर 2022 को बीएसई सेंसेक्स 57,625 के आसपास था, यानी इस लेवल पे जब इस समय है वही लेवल 12 अक्टूबर को था। उसके बाद में काफ़ी तेज़ी बनी। तो अगर हम 12 अक्टूबर की बात करें उस दिन आईआरएफसी की प्राइस 21 के आसपास थी। तो इस लेवल से देखें तो सेंसेक्स से अच्छी रिटर्न तो अभी फिलहाल आपको आईआरएफसी देता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिला के देख सकते हो कि जैसे ही बाजार में गिरावट का माहौल बना तो आईआरएफसी भी नीचे आए, बाजार तेजी से ऊपर जाएगा तो बिल्कुल यहाँ पे भी तेजी का वातावरण बनेगा। आप ये देख ही सकते हो कि एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है आईआरएफसी की तरफ से। आईआरएफसी ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने क्वार्टर 4 के रिजल्ट की तैयारी कर ली है। आप देख सकते हो और इसके लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज किया गया, क्योंकि नियम बना है सेबी का कि जैसे ही क्वार्टर रिजल्ट की तैयारी हो जाती है उसके बाद में ट्रेडिंग विंडो को बंद किया जाना पड़ता है। और उसमें आप देख सकते हो कि जो भी बोर्ड के सदस्य हो या फिर एम्प्लॉय जो कंपनी के, उन सब के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो जाएगी। वो अब ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे और वो तभी खुलेगी जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, उसके 40 आवर्स के बाद में ही उनको मौका मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जब भी ट्रेडिंग विंडो क्लोज होती है, यहाँ पे डेट दी हुई है जिसमें आप अच्छे से देख सकते हो कि 1 अप्रैल 2023 से यहाँ पे ट्रेडिंग विंडो क्लोज होने वाली है।
और इसके अलावा देखें तो 1 जुलाई से होती है, उसके अलावा फिर अक्टूबर 1 2023 से होगा, फिर जनवरी। तो ये डेट आ चुकी है और ये ट्रेडिंग विंडो क्लोज होने वाली है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। IRFC की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी गई। उन्होंने 24 मार्च को यानी फ्राइडे के दिन बोर्ड सदस्यों की मीटिंग रखी थी और इस मीटिंग में फैसला हुआ है कि जो यहाँ पे देख सकते हो कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का जो अप्रूव है उसको लेना है और इसको अप्रूव को लेने के लिए यहाँ पे जो डिसीजन कंपनी की तरफ से लिया गया, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की अप्रूवल लेनी होगी, इसके अलावा शेयर होल्डर की, और इसके अलावा बहुत सारे जो इसके बॉन्ड्स धारक हैं उनकी भी यहाँ पे रजामंदी लेनी होगी इस स्पेशल रिजोल्यूशन के माध्यम से। तो आने वाले समय में शेयर होल्डर का यहाँ पे रोल बढ़ने वाला है, उनको यहाँ पे अपना वोटिंग का हक अदा करना होगा। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को भी यहाँ पे अपनी रजामंदी देनी होगी। तो कुल मिला के देख सकते हो कि 2 बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एक्सचेंज की तरफ से इसकी जानकारी ऑलरेडी आ चुकी है। तो कुल मिला के देख सकते हो Q4 का रिजल्ट तैयार हो चुका है और आशा करते हैं कि Q4 इस बार भी शानदार होगा। जिस तरह से हमने पिछले रिजल्ट देखे काफ़ी शानदार देखे, लगातार अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। पिछले कई सालों से कंपनी का कारोबार अच्छा है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि कंपनी के खर्च में बहुत ज़्यादा कमी है। कंपनी सिर्फ 37 एम्प्लॉयज़ के माध्यम से चल रही है और वो भी होटल अशोका दिल्ली से इसका पूरा कारोबार ऑपरेट होता है। इसकी खुद की कोई कॉरपोरेट ऑफिस नहीं है। इसके अलावा सरकार को टैक्स अदा नहीं करना पड़ता है, इनको टैक्स में राहत मिलती है और ये जो लोन प्रोवाइड करते हैं रेलवेज़ को उसकी सारी की जिम्मेदारी भी सरकार लेती है और इसीलिए 0 NPA कंपनी का। और दूसरी बात है कि यह बॉन्ड्स के माध्यम से फंड रेज करते हैं इंडिया के अलावा ग्लोबल कंट्रीज से भी। तो कुल मिला के इसका जो बिजनेस मॉडल है काफ़ी अच्छा है और आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे तेजी बनेगी। लेकिन इस समय बाजार में गिरावट की वजह से ये भी स्टॉक नीचा है और इसने 27 के सपोर्ट को तोड़ा है, तो वीकनेस और है, अभी और भी गिरावट हो सकती है। तो ऐसे में इस समय खरीदारी करने से थोड़ा बचे, जैसे ही बाजार स्टेबल हो तभी इसमें खरीदारी के बारे में सोचें। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने इस बार रेलवे के बजट में बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट की है, लगातार वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की जा रही है। ऐसे में आने वाले समय में IRFC का काम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा इंडिया के जितने रेलवे स्टेशन हैं वो सारे के सारे रीडेवलप किए जा रहे हैं और बहुत सारे ट्रैक बिछाए जा रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय इसका कामकाज बढ़ता हुआ दिखाई देगा। फंडामेंटली कंपनी बहुत मजबूत है, आपको पता होगा मार्केट कैप इसका 33,287 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस 25.50 की है। आप इसका लो देख सकते हो 19 का और हाई 37 का है। तो अभी ये आप देख सकते हो कि लगभग ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी बाजार की वीकनेस के हिसाब से दबाव देखने को मिल रहा है। स्टॉक का पी 5.12 है, बुक वैल्यू 33.30 की है, डिविडेंड 5.48% का दिया है और ROC इसका 5.11% है, ROE 15.8% है और फेस वैल्यू 10 है। तो बहुत अच्छा कंपनी डिविडेंड दे चुके हैं, 4 बार डिविडेंड दिया जिसमें ₹3.25 का ऑलरेडी डिविडेंड मिल चुका है। तो जो भी शेयर होल्डर है जिन्होंने IPO में शेयर लगे थे उनको फिलहाल तो लॉस बिल्कुल नहीं हो रहा है। दूसरी बात यह है कि इस बार भी अच्छा डिविडेंड देने की संभावना बन रही है कंपनी की तरफ से। तो ये आप समझ सकते हो कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो इसमें आपको डरना बिल्कुल नहीं है। किसी भी मौके पे किसी भी लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं। यह आने वाले समय डेफिनेटली आपको मल्टी बैग रिटर्न दे सकता है स्टॉक। आप इसके रिजल्ट में आप समझ सकते हो कंपनी कितना शानदार प्रदर्शन करी है। 2018 में जहाँ पे 11,018 करोड़ का इनका टोटल रेवेन्यू था, जो 2022 आते थे बढ़ के 20,299 करोड़ तक पहुँच गया, यानी लगभग दुगुना हुआ है रेवेन्यू पिछले 5 साल में। प्रॉफिट अगर देखेंगे तो 2018 में 2,007 करोड़ के आसपास था, जो लगातार बढ़ा और 2022 आते थे 6,089 करोड़ तक पहुँच गया। तो बहुत ही ज़बरदस्त वृद्धि हुई है प्रॉफिट में, लगभग 3 गुना बढ़ा है पिछले 5 साल में। तो बहुत ही शानदार प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। तो प्राइस भले इस समय नीचे दिखाई दे, ये आने वाले समय डेफिनेटली एक बड़ा मल्टीबैगर साबित होगा और ये बहुत जल्द मौका मिलेगा 3 डिजिट में जा सकता है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश किया है तो बिल्कुल डरने की बात नहीं। जो शॉर्ट टर्म मिड टर्म इन्वेस्टर है उनको समय समय प्रॉफिट बुक जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि बाजार का सेंटीमेंट बिगड़े हुए और इसके पीछे वजह है यूएस में बैंकों का लगातार कमजोर होना और इसी वजह से बाजार में नरमी छाई हुई है। लेकिन आज जिस एफआई ने बाजार में बड़ी खरीदारी की है, ये एक शुभ संकेत है कि हो सकता है बाजार में बाउंस बैक आए तो फिर IRFC का स्टॉक भी फिर से ऊपर जाने को तैयार है। वैसे ही आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है निचले लेवल से खरीदारी करने का, क्योंकि ऐसी नीचे आने की संभावना इसकी बहुत कम थी, तो निवेश किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स को ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।